हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंटेंट की स्टडी करनी है। एक्सप्लेन वेरियस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देन लास्ट है हमारा एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करना। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो अब किसी भी बिजनेस को अपने प्रॉफिट को फाइंड अगर करना है तो वो किस अकाउंटिंग के थ्रू अपने प्रॉफिट को फाइंड कर सकता है? तो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए तीन अकाउंटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। फर्स्ट है कैश बेसिस अकाउंटिंग, सेकंड है एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब इन पर डिस्कशन हम वन बाय वन करते हैं और आते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो कैश वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ही फाइंड कर पाते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश फॉर्म में है, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। मींस अगर कोई एक्सपेंसेस ड्यू है या कोई इनकम एक्रूड है तो ऐसे ड्यू एक्सपेंसेस और ऐसी एक्रूड इनकम को हमें इस अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं लेना है। मींस हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनका एक्चुअल में कैश में पेमेंट हुआ है, या तो फिर ऐसी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में आपको रिसीव हुई है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सैलरी टू बी गिवन इन दिसंबर 2020। जो सैलरी आपको दिसंबर 2020 में पे करनी थी, आप उसका पेमेंट जनवरी 2021 में कर रहे हैं, तब दिसंबर में ये सैलरी ड्यू होने के कारण इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसका पेमेंट हमने कब किया है? जनवरी में। तो इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो जनवरी में रिकॉर्ड की जाएगी। देन सिमिलरली कि अगर आपने कोई गुड्स जनवरी में सेल किया हुआ है और उसकी अमाउंट आपको अप्रैल में रिसीव होगी, तब आप ये सेल वाली जो एंट्री है वो अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे। मींस जनवरी में तो सेल हुआ है, तो जनवरी में इसका अमाउंट आपको नहीं मिल पाया है जो ड्यू है, और जब कोई एक्सपेंसेस ड्यू होता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस अगर वो ड्यू है या कोई भी इनकम अगर वो एक्रूड है तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनको रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करना है जिनको एक्चुअल में या तो पेमेंट किया गया है या एक्चुअल में रिसीव की गई है। इसलिए हम इस सेल का जो भी अमाउंट है वो अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमको अप्रैल में मिलेगा। अब आते हैं एडवांटेजेस पर कि कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एक तो एक बहुत सिंपल मेथड है। सिंपल मींस इसके लिए ज्यादा आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। मींस आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हुआ है और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ है। हर कोई इस मेथड को समझ सकता है बहुत इजीली। वो जान सकता है कि उसके बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश उसके बिजनेस से गया है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर रिसिप्ट ज्यादा हुई है और पेमेंट कम हुआ है तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है वो एक्चुअल में उस बिजनेस का प्रॉफिट होगा। और अगर हमारे पेमेंट्स ज्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम है
तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस बिजनेस की डेफिशिएंसी होगी, मींस उस बिजनेस का वो लॉस होगा। देन यूजफुल, हर किसी के लिए ये यूजफुल है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा यूजफुल है जिनका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर होता है। मींस जो क्रेडिट बेसिस पर अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूजफुल है। एडजस्टमेंट नॉट नीडेड, जब कैश बेसिस अकाउंटिंग की जाती है तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसिप्ट, एक्रूड इनकम, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं उस कैश बेसिस अकाउंटिंग में। नो इफेक्ट ऑफ पर्सनल डिसीजन, जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं तो हम पर्सनल डिसीजन के थ्रू अपने अकाउंट को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। मींस कोई भी ट्रांजैक्शन को हम बढ़ाकर या कम करके नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है कि हम पूरे ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, उन कैश बाउचर से हमें पता चल जाता है। इसलिए हम अपने अकाउंट्स को पर्सनल डिसीजन के अकॉर्डिंग इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। देन लॉसेस पर आते हैं अब हम। नेग्लेक्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कॉस्ट मैचिंग प्रिंसिपल। कैश बेसिस अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। मींस डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस बेसिस से हम जो मैचिंग प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर देते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल में ये माना जाता है कि कितनी रेवेन्यू हुई है और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है उस बिजनेस का प्रॉफिट। मींस रेवेन्यू मींस जो भी सेल हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग में फॉलो नहीं किया जाता है। मींस कि हम रेवेन्यू मींस कि हम सेल की एंट्री तो करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग में, लेकिन कौन सी सेल की एंट्री करते हैं? सिर्फ कैश वाली जो सेल होती है। मींस बिजनेस में दो तरीके की सेल होती है, एक क्रेडिट सेल होती है और एक कैश सेल होती है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्ड की जाती है कैश सेल। जो क्रेडिट सेल होती है वो रेवेन्यू का पार्ट होता है, तो उस सेल को हम इग्नोर कर देते हैं। और जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका एक्चुअल में पेमेंट किया गया है। मींस जो ड्यू एक्सपेंसेस हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कॉस्ट को भी इग्नोर करते हैं। कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, साथ में ऐसे एक्सपेंसेस चाहे वो ड्यू हो या उनको पे किया गया हो, वो सभी इंक्लूड होते हैं उसकी कॉस्ट में। तो सिर्फ कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम कितना कैश रिसीव कर रहे हैं एक्चुअल में और कितना कैश हम पे कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए इस सिस्टम का एक लॉस है कि इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कॉस्ट मैचिंग प्रिंसिपल जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए कैश बेसिस अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है कि उसमें मैचिंग प्रिंसिपल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू। बिजनेस में दो तरीके के एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है रेवेन्यू। मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर की इनकम, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर की इनकम, इनको हम कैश बेसिस अकाउंटिंग में अपने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते समय रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉन साइंटिफिक मेथड, क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, इसलिए ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। इसमें हम सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं और
ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो एक्रूड और ड्यू से रिलेटेड है। इसलिए इस मेथड को साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता है। देन इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कैश बेसिस अकाउंटिंग से आपको इनकरेक्ट अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन पता चलती है। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो इनकरेक्ट होती है, मीन्स आप उसको 100% जेन्युइन नहीं बोल सकते हैं कि आपने एक्चुअल में इतना ही प्रॉफिट या इतना ही लॉस अर्न किया है और आपके फाइनेंशियल पोजीशन की ये कंडीशन है, क्योंकि वो कैश बेसिस पर बनता है। तो कि कितना कैश आया और कितना कैश गया और कितना कैश हमारे पास इन हैंड है, बस हमको यही इंफॉर्मेशन उस कैश बेसिस अकाउंटिंग से पता चलती है। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, आपके क्वेश्चन में कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी गिवन है, ऑफ सुरेश वॉज ₹30 lakh एंड 20 lakh रिस्पेक्टिवली। हमने सुरेश को 30 लाख रुपीस का और 20 लाख रुपीस का गुड सेल किया है, जिसमें से कैश सेल है 30 लाख रुपीस की। जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करेंगे तो सिर्फ हम कैश रिसिप्ट कितना मानेंगे, 30 लाख, क्योंकि 20 लाख की जो सेल है वो अभी क्रेडिट है, मींस अभी सुरेश से इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। एक्चुअल में अभी ये सेल का अमाउंट ड्यू है, इसलिए इस वाले अमाउंट को हम कैश बेसिस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जो हमें एक्चुअल में रिसीव्ड हुई है, मींस 30 लाख। तो हमारा रेवेन्यू कितना बन गया, हमारा रेवेन्यू बना 30 लाख रुपीस का, मींस हमको सुरेश से 30 लाख रुपीस कैश रिसीव्ड हुआ। देन ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंट रुपीस 18 लाख। अब उसने 18 लाख रुपीस खर्च किए हैं, जिसमें से 1,80,000 रुपीस है वो एट टू बी पेड। इसका मीनिंग है कि अभी ड्यू है। उसका पूरा ईयरली एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 18 लाख रुपीस हुआ है, जिसमें से 1,80,000 अभी भी ड्यू है। तो उसकी पॉकेट से, उसके बिजनेस के कैश से कितना पैसा गया, 18 लाख रुपीस का टोटल बिल बना, जिसमें से 1,80,000 उसको देना है। तो उसने पे कितना किया है, उसने पे किया है कैश पेमेंट 16,20,000। तो 18 लाख में से 1,80,000 को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा 16,20,000, जो उसका पूरा ईयरली पेमेंट हुआ। और ईयरली रिसिप्ट कितनी हुई है, 30 लाख। तो उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा था, मींस उसको सेल करने से ज्यादा अमाउंट मिला था, जबकि उसका पेमेंट जो है वो कम है। तो 13,80,000 रुपीस की उसकी टोटल नेट इनकम हुई है। देन अब आते हैं हम सेकेंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग से डिफर है, मींस एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इस अकाउंटिंग से हम अपनी इनकम को कैसे फाइंड करते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट बेसिस पर हम अपनी इनकम को फाइंड करते हैं। रेवेन्यू का मीनिंग है कि ऐसी सेल जो कैश में हुई हो या ऐसी सेल जो क्रेडिट बेसिस पर हुई हो, लेकिन अगर वो हुई है तो दोनों का अमाउंट प्लस किया जाता है, तो वो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू। मींस कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू रेवेन्यू। अब कैश का अमाउंट तो आपको मिल चुका है, लेकिन जो क्रेडिट सेल है उसका अमाउंट आपको नहीं मिला है। तो जब उसका अमाउंट नहीं मिला है, लेकिन एक्यूरल बेसिस पर हम उस क्रेडिट सेल का भी अमाउंट इंक्लूड करेंगे, तो हमारा रेवेन्यू टोटल कितना हो जाएगा। अगर सपोज कर लें कि हमने कैश में सेल किया है 5,000 रुपीज का और क्रेडिट में सेल था हमारा 10,000 रुपीज का, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 15,000 रुपीज हुआ। यह हमारा रेवेन्यू हुआ। अब हम कॉस्ट की मीनिंग को समझते हैं। तो कॉस्ट का मीनिंग हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
मींस जो भी आपने सेल किया है, चाहे कैश में सेल किया हो या क्रेडिट में सेल किया हो, जब आपने इस गुड्स को खरीदा था या इस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की थी, तो इस गुड्स को बनाने में कितनी कॉस्ट आई थी। तो ये मान लेते हैं कि हमने उस पूरे गुड्स को, जो हमने कैश और क्रेडिट सेल किया है, उस पूरे गुड्स को बनाने में हमने 5000 रुपीज खर्च किए थे। इसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट में 1000 रुपीज खर्च कर दिए हैं। देन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हमने फ्रेट पे किया है, और टोटल मिलाकर हम ये देखें तो 500 का हमने फ्रेट पे किया, तो टोटल 6500 की कॉस्ट आई है। तो हमारे बिजनेस का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ, 6500। जबकि रेवेन्यू टोटल कितना आया है, 15000। तो 15000 में से 6500 अगर हम माइनस करते हैं, तो 8500 जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे यहां पर प्रॉफिट को फाइंड किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस कॉस्ट का, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है, अब चाहे हमने इसका पेमेंट अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल परचेज करते समय अगर पे कर दिया है या करना बाकी है, तो भी हम इसको अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही ये फ्रेट अगर आपने पे कर दिया है या ड्यू है, तो भी आप रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे ही आपने जो एडवर्टीजमेंट का 1000 रुपीज जो खर्च किया था, अगर ये ड्यू है या एक्रूड है, तो भी आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, चाहे आप कैश ट्रांजेक्शन करें या क्रेडिट ट्रांजेक्शन करें, आपको सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है इस एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में। अब इसको और अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक एक्स कंपनी इंफॉर्म कर रही है आपको कि 20 मार्च को उसने 10,000 का कैश सेल किया था। मींस ये सेल की और इसका अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया, उसको बोलते हैं कैश सेल। देन क्रेडिट सेल थी कंपनी की, जो उधार में सेल की गई थी, लेकिन इसका अमाउंट अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो जब हम एक्यूरल बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि इस क्रेडिट सेल का अमाउंट कब हमको रिसीव होगा, 30th अप्रैल को रिसीव होगा। मींस हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रैल आएगा और अप्रैल की लास्ट डे को हमको यह अमाउंट मिलेगा। तो 31 मार्च को अगर हम अपने फाइनल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो हम उस समय तक टोटल सेल कितनी दिखाएंगे, तो कैश सेल हम 10,000 दिखाएंगे और 20,000 की क्रेडिट सेल दिखाएंगे। तो हम टोटल सेल 30,000 रुपीज की उस फाइनल अकाउंट में शो करेंगे। अब चाहे हमें इसका अमाउंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों ना रिसीव हो, अब नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन सेल कब की हुई है, हमारे 2020 वाले ईयर की हुई है। इसलिए जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, तो हम अपनी टोटल सेल को कितना दिखाएंगे, 30,000। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है, तो फर्स्ट है, ये सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पर वर्क करता है। मींस डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स और उनके प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। यहां पर फॉलोज कॉस्ट मैचिंग प्रिंसिपल, यहां पर कॉस्ट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। क्यों, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं हम, उसी पर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनी हुई है। कॉस्ट मैचिंग प्रिंसिपल मींस कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और आपने जो गुड्स खरीदा था और उसको सेल करते समय कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मींस रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। देन डिफरेंस इन कैपिटल और रेवेन्यू मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस और कैपिटल नेचर की इनकम। ऐसे ही रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर की इनकम को डबल एंट्री सिस्टम में इंप्लीमेंट किया जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम के ही रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इसलिए इसलिए कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं और इनकम है,
उनको इंक्लूड किया जाता है एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। देन कंपेरेबल। कंपेरेबल का मीनिंग ये हुआ कि आप डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो, उसमें डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जिनसे आप जो भी फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करते हो उनका कंपैरिजन कर सकते हो। मींस प्रीवियस ईयर के फाइनल स्टेटमेंट का करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। आप चाहें तो इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो, दो फर्म के बीच का कंपैरिजन कर सकते हो। आप चाहो तो इंटर पीरियड कंपैरिजन कर सकते हो, मींस फर्म के अंदर का कि इन पीरियड्स के बीच फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब पूरी आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू। देन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और इनकम टैक्स एक्ट में एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। देन अब कौन कौन से लॉसेस हैं इस सिस्टम के? ये डिफिकल्ट सिस्टम है। मींस किससे डिफिकल्ट है? उस कैश सिस्टम से। मींस कैश बेसिस जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इजी है कंपेयर टू एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ हम कैश का इनफ्लो देखते हैं और कैश का आउटफ्लो देखते हैं कि मींस कितना कैश आया और कितना कैश गया, उनका जो भी डिफरेंस होता है वही हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है। जबकि एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको पूरे डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके अलग अलग बुक्स बनानी पड़ती है और अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर पाते हो। देन इफेक्टेड फ्रॉम पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मीनिंग है डबल एंट्री सिस्टम में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स में, वैल्यूएशन करते हैं अपने स्टॉक का, मींस ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, एंड डेटर्स पर प्रोविजन तैयार करते हैं। मींस कि हमें अपने डेटर्स से एक डाउटफुल है कि कितना पैसा नहीं मिल पाएगा, उसके लिए प्रोविजन करना। ये सब प्रोविजन कैश बेसिस अकाउंटिंग में नहीं किए जाते हैं, इसलिए वहां पर पर्सनल डिसीजन अफेक्ट नहीं करता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें पर्सनल जजमेंट अपना डिसीजन ले सकता है और वहां इंटरफेरेंस कर सकता है। मींस वो चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकता है, अब वो चाहे तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में भी वो अपने गुड्स की जो वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शो कर सकता है। ऐसे ही डाउट अगर हमें अपने डेटर से लग रहा है कि हम 5% पैसा नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि हम 10% पैसा कम करके अपने डेटर्स को कम कर लें। तो ये पर्सनल डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें मेथड कौन सी यूज करनी है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कौन सा प्राइस लेना है अपनी बुक्स में, या डेटर्स पर हम कैसे प्रोविजन तैयार करें। तो ये सब पर्सनल इंटरफेरेंस होता है। देन एक्चुअल कैश फ्लो नॉट सीन। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो करके हम क्या तैयार करते हैं? एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम को इंक्लूड करते हैं। मींस हर तरीके का एडजस्टमेंट करते हैं जिससे हम कैश प्लस क्रेडिट दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इससे सही कैश फ्लो जो है, एक्चुअल कैश फ्लो, वो शो नहीं हो पाता है। अब देखते हैं एक्युरल बेसिस का एक एग्जांपल। उसी एग्जांपल को हमने कैश बेसिस पर सॉल्व किया था, अब हम उसको एक्युरल बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने सुरेश को सेल किया है, कैश सेल है हमारा 30 लाख रुपीस का और क्रेडिट सेल है हमारा टोटल 20 लाख का। तो जब हम एक्युरल बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे तो कैश सेल को भी इंक्लूड करेंगे हम
और क्रेडिट सेल को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल सेल हो जाएगा हमारा 50 लाख। ड्यूरिंग द ईयर टोटल एक्सपेंडिचर 18 लाख हुए, तो हमें 18 लाख में से 1,80,000 रुपीज पे करना है। आप ये पे करें या ना करें, हमारे साल भर के एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं 18 लाख, तो उसको ही आपको क्या करना है, माइनस करना है। मींस आपकी रेवेन्यू कितनी हुई, कैश और क्रेडिट दोनों को प्लस करने के बाद 50 लाख रुपीस की सेल हुई, और जिसमें से आपने 18 लाख रुपीस का आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, तो आपकी अर्निंग, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 32 लाख। मींस यहां पर चाहे एक्सपेंसेस ड्यू हो या ऐसी सेल जिसका पैसा आपको मिलने वाला हो, वो सब इंक्लूड किए जाते हैं। देन दोनों बेसिस की जो अकाउंटिंग है, मींस एक्चुअल बेसिस की अकाउंटिंग और कैश बेसिस की अकाउंटिंग में डिफरेंस देखते हैं। रिकॉर्डिंग इनकम, यहां पर एक्रूड बेसिस पर इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि यहां पर कैश बेसिस इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। जब तक एक्चुअल में कैश रिसीव नहीं होगा तब तक यहां रिकॉर्ड नहीं करना है, और यहां पर हमें चाहे इनकम बाद में मिले या कभी भी मिले, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस के लिए है कि चाहे वो पेड हो या उसको पे करना बाकी हो, तो भी रिकॉर्ड करना है। यहां पर अगर आपने उस एक्सपेंसेस का कैश में पेमेंट कर दिया है तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पर कैश और क्रेडिट दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। डिफरेंस इज मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो इनकम होती है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के, उनमें डिफरेंस माना जाता है, जबकि यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता है कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इंडियन कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग को इंडियन कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है। अब आते हैं हम थर्ड, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली ये सिस्टम कंबाइंड फॉर्म है कैश बेसिस अकाउंटिंग का और एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग का। कैश बेसिस मींस कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस में, और एक्चुअल बेसिस में चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हुआ हो या क्रेडिट में हुआ हो वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम कैश और क्रेडिट मींस कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस को अगर हम मर्ज कर दें या मिक्स्ड कर दें, तो जो अकाउंटिंग का बेसिस तैयार होता है उसी को बोला जाता है मिक्स्ड बेसिस अकाउंटिंग। जनरली प्रोफेशनल पर्सन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये लोग मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।